जय हिंद, वंदे मातरम। अभी तक हमने देखा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में कैसे रहा, उन्होंने कैसे हमारे यहाँ अपना व्यापार बढ़ाया, व्यापार के उद्देश्य वे हमारे यहाँ आए और राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य उन्होंने ग्रहण किए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार का शासन हमारे यहाँ कैसे लागू होता है, कैसे चालू होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं 1857 की जो क्रांति हुई वो एक बड़े लेवल पे हुई, क्योंकि ब्रिटिश जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले वे क्रूर शासन नीतियाँ बना रहे थे जो हमारे यहाँ, और वो हमारे यहाँ धार्मिक हस्तक्षेप कर रहे थे, बहुत सारे सामाजिक परिवर्तन किए उन्होंने, जिसके कारण से हमारे जो भारत के लोग थे उनके जो विचार थे, उनकी जो रीतियाँ थी, उन पर हस्तक्षेप वे सहन नहीं कर पाए। इसलिए उन्होंने बड़े लेवल पर विद्रोह किया, विरोध किया। भारतीय जो उस समय विभिन्न शासक थे हमारे यहाँ, मुगल शासक भी मिल गए उसमें, और जो विभिन्न वर्गों के लोग थे वे भी एकजुट हुए और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एकदम से बिगुल फूंक दिया। जो 1857 की क्रांति हुई वो बड़े लेवल पे एक तरीके से हुई, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और मंगल पांडे ऐसे बड़े बड़े लोग शामिल हुए, सैनिक लोग शामिल हुए, इसमें हर हिंदू मुस्लिम शासक कई लोग शामिल हुए इसमें। तो ये जो 1857 की क्रांति थी, इसके बाद जब 1857 की क्रांति जो हुई, इसका विद्रोह ऐसा हुआ कि अंग्रेजों को लगने लगा कि अब ये यहाँ पर नहीं टिक पाएंगे, इसलिए उन्होंने जल्द से जल्द इस विद्रोह को दबाने की कोशिश की और 1857 की क्रांति को वे दबाने में सफल हुए। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ ब्रिटेन का साम्राज्य चलाने के लिए नहीं हुआ तो उन्होंने ब्रिटेन को ये शासन सौंप दिया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था, एक कंपनी के हाथ में था जो व्यापार करने आई थी, उसके बाद भारत का शासन ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया था, ब्रिटेन की महारानी या महाराज का शासन। अब देखते हैं 1857 की क्रांति के बाद भारत में शासन पद्धति में बड़े परिवर्तन किए गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत पर राजनीतिक शक्तियों को समाप्त कर दिया गया था और इसे ब्रिटेन की संसद को ट्रांसफर कर दिया गया था, मतलब कि उनको दे दिया गया था जो ब्रिटेन की संसद थी वहां पर। भारत में एक जिम्मेदार सरकार के विचार को बढ़ावा दिया गया भारत में एक जिम्मेदार सरकार के विचार को बढ़ावा दिया गया था, जो ब्रिटेन की सरकार वहां पर शासन चला रहा था। गवर्नर जनरल की शक्ति को कम कर दिया गया था और उसके पद को वायसराय बना दिया गया था, क्योंकि एक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसा कि हमने देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जब शासन चल रहा था तो बंगाल का जो गवर्नर था उसके अधीन जो बम्बई और मद्रास ये सबके गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए थे। लेकिन फिर बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर बना दिया गया था, मतलब एक कंपनी पूरे भारत पे शासन कर रही थी। जब लेकिन ये क्रांति हुई 1857 की तो ब्रिटिश लोग डर गए थे, तो उन्होंने हमारे यहाँ पर शासन करने के लिए पूरे ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश शासन को हमारे यहाँ पे बना दिया और वहाँ पर मतलब पूरी उनके हाथ पर ले ली। जो ब्रिटिश के महाराज शासन था उनके हाथ पर हमारे भारत के शासन ले लिया और उनके एक एजेंट के रूप पर वो लोग यहाँ पर एक नियुक्त कर देते थे, वो हमारे यहाँ शासन चलाता था। तो जो गवर्नर जनरल था उसकी शक्ति को कम कर दिया गया और उसके पद को वायसराय बना दिया गया था। और जो गुलामी के हम जो दौर थे, पराधीनता के कहेंगे हम, तो उस समय भारत के आखिरी गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। भारत में कुशासन व्यवस्था की शुरुआत हुई, ब्रिटिश के हाथ में गया तो कुशासन चालू हो गया, बुरी बुरी तरीके की नीतियां बनाई जाने लगी, बिल्कुल क्रूरता और ज़्यादा हमारे अत्याचार होने लगे। क्रांति के बाद ऐसी क्रांति ना हो इस कारण से और दबाव डालने लगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आगे जाके हम लोग इस पर काम करते रहेंगे। ये केवल एक चिंगारी ही नहीं, हमारे यहाँ की देशभक्ति की एक भावना थी। आगे देखते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संस्था को समाप्त कर दिया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय व्यापारिक और राजनीतिक रूप से बनाई गई थी अलग अलग कार्यों को ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो उस संस्था को समाप्त कर दिया गया था और इसकी जगह क्या बना दिया गया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नामक पद का गठन कर दिया गया था। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटेन की कैबिनेट का एक सदस्य होता था, जो ब्रिटेन की कैबिनेट मतलब कि ब्रिटेन की जो संसद थी या वहाँ का मंत्रिमंडल था उसका एक सदस्य होता था। कौन? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब वायसराय को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अधीन रखा गया। जो वायसराय एक समय पूरे भारत पर शासन कर रहा था, जो गवर्नर जनरल के रूप में, उसको गवर्नर जनरल से क्या बना दिया गया, वायसराय बना दिया गया, उसकी शक्ति को कम कर दिया गया और अब वो वायसराय के अधीन रख दिया गया किसको, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, मतलब कि सॉरी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अधीन वायसराय को रख दिया गया। मतलब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो किसका मेंबर हो गया, ब्रिटेन के लोगों का, ब्रिटेन की कैबिनेट का एक सदस्य हो गया। अब उसके अधीन किसको रख दिया गया, जो पूरे भारत का पहले गवर्नर जनरल था, अब वो वायसराय हो गया, उसको रख दिया गया, मतलब वायसराय एक छोटा पद हो गया। आगे देखते वायसराय को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी था। जो भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, जो व्यक्ति था वायसराय के ऊपर, वो ब्रिटेन की संसद के प्रति उत्तरदायी था, मतलब उनको जवाब देता था। वो जो भी शासन की जो भी व्यवस्थाएं चल रही उसके प्रति वो बताता था उन लोगों को। अब देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट, सॉरी उससे पहले एसओएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए 15 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। जो भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसके अधीन कौन था, वायसराय। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए कितनी, 15 सदस्यों की समिति थी जो पूरे शासन की व्यवस्था का संचालन करते थे, जो भी बताते थे। ठीक है, अब देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट, जो भारतीय परिषद एक्ट है वो 1861 में पारित किया गया। अब भारतीय विधायी परिषद में प्रांतों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया गया। प्रांत मतलब कि राज्यों के जो प्रतिनिधित्व थे उस समय, प्रांत जो भी थे उनके कार्य को बढ़ाया गया विधायी परिषद में, है ना। साथ ही भारतीयों को भी इस परिषद में सदस्यता दी, मतलब कि इस परिषद में भारतीयों को भी शामिल किया जाने लगा, जो अधिकतर ब्रिटिश लोगों के ही साथ होते थे। इस तरीके से देखते हैं 3 भारतीय, बनारस के महाराज, पटियाला के महाराज सिरदिंका राव। ठीक है, आगे देखते हैं राजनीतिक व्यवस्था में विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। अब विकेंद्रीकरण क्या होता है, विकेंद्रीकरण होता है मतलब कि शक्तियों का बंटवारा करना, यानी कि कार्यों का बंटवारा किया जाना, इधर उधर अलग अलग पदों के रूप में अलग अलग कार्यों को बांटना।
राजनीतिक व्यवस्था में विकेंद्रीकरण मतलब कि उसमें शक्तियों का बंटवारा किया जाने लगा और जो बंबई और मद्रास के प्रांतों को उनकी शक्तियां वापस दे दी गई थी, विधायी शक्तियां जो पहले ले ली गई थी। मतलब जो वायसराय का जब हमारे यहाँ शासन था वो गवर्नर जनरल का, उस समय बंबई और मद्रास की जो शक्तियां थी वो किसको ले ली गई थी, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दी गई थी। लेकिन बाद में इनको क्या बंबई और मद्रास के प्रांतों को उनकी विधायी शक्तियां दे दी गई थी और प्रांतीय स्तर पर भी गवर्नर की परिषद थी उसको भी दो भागों में बांटा गया था। दोनों ही स्तर पर कार्यकारी परिषद विधायी परिषद का हिस्सा हुआ करती थी। आगे देखते हैं इस एक्ट में, इंडियन काउंसिल एक्ट में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में पोर्टफोलियो सिस्टम को मान्यता मिली थी और इसे केनिक ने 1859 में शुरू किया था। वायसराय को अध्यादेश जारी करने के लिए दी गई मान्यता न्यूनतम अवधि 6 महीने हो सकती थी, जो भी अधिकार दिए गए थे। बजट, व्यवस्थित बजट बनाने की प्रक्रिया इस एक्ट से शुरू हो गई थी। जो बजट की प्रक्रिया थी, जो ये जो एक्ट आया इस समय से बजट बनाने लगा। बजट वो होता है जो सरकार के व्यय और आय के बारे में जानकारी देता है। इंडियन इनकम टैक्स 1861 के तहत। अब देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1892 में आया एक और। इसमें क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी की मांग पर ब्रिटिश सरकार द्वारा दो प्रावधान प्रस्तुत किए गए। बजट प्रक्रिया में अब बहस भी की जा सकेगी, जो भी बजट थे उसके ऊपर बहस की जा सकेगी, मतलब कि डिबेट की जा सकेगी। पहले ऐसा नहीं रहा होगा, लेकिन इसमें जोड़ा गया वो चीज़। कार्यकारी परिषद के सदस्यों से प्रश्न पूछे जा सकेंगे, मतलब कि जो भी बजट बन रहा है उस पर जो काम कर रहे हैं, क्या खर्च हुआ, कितना हमारा व्यय हुआ, कितना हमें इनकम मिली, राजस्व मिला, तो इन सब पर डिबेट करने के लिए ये सब उसमें पारित किए गए, प्रस्तुत किए गए प्रावधान, है ना। 1885 में हमारे यहाँ कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी A.O. ह्यूम द्वारा, ठीक है। आगे देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसमें क्या हुआ, जो मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, इस एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है क्योंकि इन्हीं की सिफारिश के आधार पर ये एक्ट पारित किया गया था, जिसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड मार्ले थे और वायसराय मिंटो थे। मतलब कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो मैंने कहा जो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो थे लॉर्ड मार्ले, और वायसराय कौन था, उनके नीचे काम करने वाला मिंटो था, ठीक है। तो इसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को विधायी परिषद में जो वो सदस्य जो वायसराय द्वारा नामांकित होते थे उन्हें आधिकारिक सदस्य कहते थे। जो भी वायसराय के द्वारा नामांकित किए जाते थे, उनको चुना जाता था, वे ऑफिशियली मेंबर्स होते थे। आगे देखते हैं, और जो चुनकर आते थे वे गैर आधिकारिक सदस्य कहलाते। जो भी ऑफिशियली वहाँ पे मेंबर काम कर रहे हैं वो वायसराय के द्वारा चुने जाते थे, और जो चुनकर आते थे वे गैर आधिकारिक थे, अनऑफिशियल। इस एक्ट के द्वारा केंद्रीय विधायी परिषद के आधिकारिक बहुमत को बनाए रखा गया, जिसे राज्य या प्रांतीय स्तर पर गैर आधिकारिक बहुमत को अलाउ किया गया। कार्यकारी परिषद में भारतीयों को भी अनुमति दी गई और दोनों स्तर पर वायसराय की और गवर्नर की कार्यकारी परिषद है। सत्येंद्र नाथ सिन्हा ने कहा पहले भारतीय थे जो वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य बने और इन्हें विधि विभाग दिया गया। जो सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे पहले भारतीय थे जो वायसराय की कार्यकारी परिषद में सदस्य बने थे। इनका नाम नोटिस कर लेना। मुस्लिम वर्ग के लिए अलग सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की गई और इस तरह पूरे देश में सांप्रदायिकता को एक बड़े रूप में कानूनी दर्जा दिया गया। 1909 के समय से जो मांग हुई थी मुस्लिम वर्ग के लिए अलग से पृथक निर्वाचन की शुरुआत इसी दौर से होती है, मतलब कि एक अलग उनके लिए बनाई गई मुस्लिमों के लिए चुनाव की। तो 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई। आगे हम देखेंगे भारत सरकार अधिनियम के बारे में। अभी तक के लिए इतना ही।